नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो आज की हमारे को इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी विजय शिकार यूनिवर्सिटी शिखर की आप विद्यार्थी होंगी और आप ये सेमेस्टर 1 की आप एग्ज़ाम देने वाली होंगी और आपकी एग्ज़ाम डेट 31 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली होगी। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के अपनी इंडियन हिस्ट्री जो हमको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाली है। तो आपको बिना किसी देरी के इस वीडियो में जुड़े रहना। आपको डिटेल से हम आपकी हिस्ट्री के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले, इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले। तो आपको बिना किसी देरी क्लास को कंटिन्यू देना एकदम सही तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम सही तरीके से क्लास को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके बीच में कि प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास किस प्रकार का था? तो प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहले आपकी यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है, जो मुख्य से आगे 15 नंबर की यूनिट मानी जाती है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास की बात की जाए तो ऐतिहासिक स्रोतों का सर्वेक्षण है। सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों का सर्वेक्षण किया जाए, यानी लिटरली एंड आर्चियोलॉजिकल सोर्स, यानी इतिहास के अध्ययन के लिए जिन साधनों की जानकारी मिलती है उन्हें स्रोत कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास की प्रमुख स्रोत है निम्न प्रकार से, ठीक है। 2 स्रोत प्रमुख से बनाई जाती है। तो आपके साहित्यिक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे तो हमारे धार्मिक होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं। धार्मिक ग्रंथ कौन से हो जाते हैं आपकी? ये तो वेद हो जाती है। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपकी 4 वेद माने जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, अरण्य एंड उपनिषद एंड ये आपकी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। आप सभी कहते हैं रामायण, महाभारत, ठीक है। जैन और बौद्ध साहित्य त्रिपिटक जातक कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और आपकी लौकिक साहित्य में आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी की आपकी जो कहानी होती है वो आती है। और आपकी कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है। वो कालिदास भास का साहित्य प्रमुख रूप से आपकी लौकिक साहित्य में प्रमुख रूप से आता है। तो आप सभी को याद रखना है। पुरातात्विक स्रोत में कौन से आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत में आपकी कौन सी आ जाती है? तो पुरातात्विक स्रोत में आपकी आ जाती है एक तो अभिलेख आ जाती है। अभिलेख की बात की जाए तो आपकी अशोक की अभिलेख आ जाती है आपकी, और इस तो अशोक की स्तंभलेख आ जाती है। इनसे प्रशासन, धर्म और शासन की जानकारी प्रमुख रूप से मिलती है, ठीक है। सिक्के के बारे में बात की जाए, कोइंस तो धातु के सिक्के से आर्थिक स्थिति और शासकों की जानकारी मिलती है। आप सभी को याद रखना है। स्मारक व अवशेष क्या होते हैं? स्मारक व अवशेष स्तूप, मंदिर, गुफाएं और नगर अवशेष की जानकारी प्रमुख रूप से मिलती है। और मृतबांड क्या होता है? तो मृतबांड क्या होता है? मृतबांड आपकी संस्कृति होती है, इसकी विशेषता होती है RW, यानी रेड वेयर, लाल रंग के बर्तन से प्रमुख रूप से होती है। BRW द ब्लैक रेड वेयर, ठीक है, काले लाल रंग के बर्तन, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है OCP, यानी ओर्चोर कलोर्ड पोर्टी। आपकी जो फुल फॉर्म आ सकती है तो आपको याद रखना है, कर लेना, आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। गेरुरे यानी ओर्चो, इसकी फुल फॉर्म होती है एंड PGW, यानी पेंटेड गरीबी वेयर, यानी दूसरे रंग का चित्र, ठीक है। आप सभी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि NBPW, तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी चमत्कार काले बर्तन। इनसे सभ्यता, व्यापार और जीवन शैली का जानकारी प्रमुख रूप से मिलती है। प्रागैतिहासिक अवधारणा, उपकरण और तकनीकी। प्रागैतिहासिक अवधारणा प्रमुख रूप से जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसको आपको मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल प्रमुख रूप से कह सकते हैं, ठीक है। इस काल की जानकारी केवल उत्खनन से मिलती है। प्रागैतिहासिक उपकरण पत्थर की होता है, तो पत्थर की होता है हड्डी और लकड़ी के उपकरण तकनीक। पत्थर तोड़कर औजार बनाया जाता है, आग का प्रयोग, ठीक है। अब पाषाण संस्कृति, तो पाषाण संस्कृतियाँ कौन सी हो जाती है? तो आपकी पाषाण संस्कृति की बात की जाए तो आपकी पाषाण संस्कृति आगे पूरा पाषाण काल आ जाता है। पूरा पाषाण काल में आपकी कौन सी जाती है? सबसे प्राचीन काल माना जाता है। इसमें शिकारी और खाद्य संग्रह होता था। इस हाथ से बने मोटे बर्तन की औजार थे, ठीक है। आग का सीमित प्रयोग था, ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते थे। इसमें आपकी भीमबेटका की और सोन घाटी प्रमुख रूप से मानी जाती है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में लोग थोड़े बहुत शिक्षित हुए धीरे धीरे, तो वह समूह में रहना शुरू कर दिया। समूह में रहना उन्होंने प्रमुख रूप से शुरू कर दिया। छोटे पत्थर के औजार, शिकार के साथ पशुपालन की शुरुआत की गई। जब साथ में रहे तो उन्हें पशुपालन के बारे में भी मुख्य से पता चला। और नवपाषाण काल में तो आपकी पहिए का आविष्कार, कृषि की शुरुआत, स्थायी निवास, मिट्टी के बर्तन और पशुपालन का निवास, इस प्रकार आपकी इन सभी का प्रयोग प्रमुख रूप से होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है, ठीक। कृषि की शुरुआत, मिट्टी के बर्तन, स्थायी निवास, आपके नवपाषाण काल में शुरुआत हुई थी। तो आपके बीच में एक चीज सुना सकता है कि नवपाषाण काल किसे कहती है, इसके प्रमुख उदाहरण दीजिए। तो आप बिना किसी देर के और बिना किसी हिचकिचाहट के इनका आंसर दे देना। यूनिट 2 में आपकी यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन आपके हैं कि इतिहास की स्रोत समझने का आधार क्या है, प्राचीन मानव जीवन का विकास कैसे हुआ, सभ्यता की शुरुआत की जानकारी दीजिए। यह सभी आपके क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम बिना किसी देरी के यूनिट 2 के बीच में चलेंगे। यूनिट 2 का सिलेबस आपको क्या कह रहा है? तो यूनिट 2 का सिलेबस ये कह रहा है कि प्रोटो इतिहास एवं वैदिक काल।
तो प्रोटो इतिहास एवं वैदिक काल क्या है, तो प्रोटो इतिहास आपका क्या होता है, तो प्रोटो इतिहास आपका होता है कि प्रोटो इतिहास की अवधारणा, तो प्रोटो इतिहास की अवधारणा किससे होता है, जिस काल से लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सके उसे प्रोटो इतिहास कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता है। ठीक है, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो ऐतिहासिक सभ्यता का उदाहरण प्रमुख रूप से माना जाता था। आप सभी को याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थी, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी मुख्य से 1921 में दयाराम साहनी ने और राकालास बनर्जी प्रमुख रूप से की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में, और 1922 में आपके राकालास बनर्जी ने आपकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आप सभी को याद रखना है। नगर नियोजन, पक्की ईंटों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाने लगा था। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा था। ग्रिड प्रणाली सीधी सड़कें प्रमुख रूप से थी, एंड उन्नत जिले विकास की व्यवस्था वहाँ पर प्रमुख रूप से थी, एंड विशाल स्नानघर वहाँ पर प्रमुख रूप से थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपको जाता है कि राजनीतिक संगठन, राजनीति यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे कहते थे, तो मजबूत केंद्रीय सत्ता थी, राजा या पुरोहितों की संभावना प्रमुख रूप से थी, एंड आपके नगर प्रशासन व्यवस्थित प्रमुख रूप से था। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाता है कि धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास, माता देवी की पूजा की जाती थी, पशुपति शिव की उपासना की जाती थी, पशु और वृक्ष पूजा और अग्नि वेदिका प्रमुख रूप से की जाती थी। आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन की बात की जाए तो आर्थिक संगठन आपकी कृषि मुख्य आधार थी, व्यापार स्थलीय और समुद्री दोनों व्यापार किए जाते थे, मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय होता था, मापतोल की विकसित प्रणाली प्रमुख रूप से थी। आप सभी को याद रखना है। एंड पतन, तो बाढ़ जलवायु परिवर्तन था आपका एक आर्यों का आक्रमण से विवादास्पद हो रहा था, नदी मार्गों का मार्ग बदलना प्रमुख रूप से था। वैदिक संस्कृति की थी, तो वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति आपकी मध्य एशिया में हुई थी। आप सभी जानते हैं कि मध्य एशिया में हमारी वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति आई थी। ठीक है, वैदिक मध्य एशिया में आए थे सबसे पहले, आर्य मध्य एशिया में आए थे, और मुख्य से वैदिक काल सबसे प्राचीन माना जाता है। वैदिक राजनीतिक, तो राजा प्रमुख होता था, सभा और समिति राजा की पुत्रियां होती थी, सभा और समिति राजा की 2 पुत्रियां होती थी। जन विश्व और राष्ट्र विकास के प्रमुख रूप से आपके पीछे देखने को मिलता था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आपको जाता है कि वैदिक अर्थव्यवस्था के, तो वैदिक अर्थव्यवस्था आपकी कृषि और पशुपालन किया जाता था, गाय धन का प्रतीक थी, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया था। जो व्यक्ति गाय को मार देता था उसको मुख्य से उस समय देश से बाहर निकालने या उसको फांसी की सजा प्रमुख रूप से दी जाती थी, लेकिन आधुनिक समय में भारत में गायों के संबंधित बहुत ज़्यादा कानून अभी नहीं बनाए गए। ठीक है, समाज वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई है, पितृ सत्तात्मक समाज प्रमुख रूप से माना जाता है। ठीक है, धर्म एवं दर्शन, धर्म एवं दर्शन की क्या थी, तो आपकी रिलीजन एंड फिलोसफी क्या थी, तो यज्ञ और देव पूजा होती थी। इंद्र, अग्नि, वरुण और प्रमुख देव प्रमुख रूप से मानी जाती है। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन प्रमुख रूप से देखने को मिलता था, और 16 महाजनपद एवं मगध का उदय प्रमुख रूप से हुआ था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। महाजनपद, महाजनपद क्या था, तो महाजनपद अंग थे आपके। महाजनपद कितने थे, आप कहेंगे महाजनपद 16 महाजनपद थे। ठीक है, आपकी अंग, मगध, काशी, अंग, चंपा, मगध, वज्जी, वैशाली, अवंती, कौशाम्बी। मगध के उदय का कारण क्या था, मध्य के उदय का कारण था उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, एक लोहे की उपलब्धता थी, एंड गंगा नदी का महत्व था। योग्य शासक भीमिसार अजातशत्रु प्रमुख से माने जाते हैं। अब आपकी जो यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में करने वाले, तो आपको क्लास से जुड़े रहना, कोई पर भी आपको डाउट मरोड़ से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देखिए यूनिट 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में करते हैं का इसी तैयारी के साथ आपको जुड़ जाना है। ठीक है, यूनिट 3 धार्मिक आंदोलनों का विकास हुआ। ठीक है, धार्मिक आंदोलन का विकास है पीरियड ऑफ द रिलीजन मूवमेंट्स। ठीक है, भौतिक पृष्ठभूमि, तो भौतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, तो भौतिक पृष्ठभूमि थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, लोहे की हल का प्रयोग हुआ था, कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, नगरों और व्यापार का विकास हुआ, एंड नए सामाजिक वर्गों का उद्देश्य वैसे श्रमिक के रूप में हुआ था। ठीक है, नए वर्गों का उद्देश्य, तो व्यापारिक वर्ग आपका होता है, एक आपका सेठ साहू का वर्ग होता है, स्लेव का वर्ग होता है, नगरों में रहने वाला मध्यम वर्ग, ये वर्ग कर्मकांड और ब्राह्मण आदि से असंतुष्ट थे। ठीक है, जैन धर्म की आपकी संस्थापक राष्ट्रपति होती हैं, और 24वीं तीर्थक आपकी महावीर स्वामी होती है। ये प्रमुख मुख्य मुख्य आपकी जो संस्थापक होती है वो मुख्य से महावीर स्वामी माने जाते हैं। वैसे ऋषभ देव को भी माना जाता है। मुख्य सिद्धांत अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य प्रमुख रूप से था। ठीक है, ब्रह्मचर्य, अप्रिक्रिया, स्त्रीधन, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण आपकी प्रमुख रूप से थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे, आप सभी को पता है। 4 आर्य सत्य थे, दुख, दुख का कारण, दुख के परिणाम, दुख का निरोध, दुख का निराद। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से थे, तो अष्टांगिक मार्ग में आपकी ये प्रमुख रूप से अष्टांगिक मार्ग में आपकी 8 मार्ग माने जाते हैं। ठीक है, 8 मार्ग ये प्रमुख रूप से माने जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला आपके बीच में आता है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, एक आपका सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, आपका सम्यक आजीविका, एक आपका सम्यक प्रयास, एक आपका सम्यक स्मृति, एक समय आपका समाधि। पूर्ण रूप से 8 अष्टांगिक मार्ग माने जाते हैं। ठीक है, मौर्य युग क्या था, मौर्य युग के क्या बारे में क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मौर्य युग के स्रोत कौन से थे, तो मौर्य युग के आपके स्रोत प्रमुख रूप से कौन से होते हैं, तो मौर्य युग के स्रोत थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेघसिंह जी इंडिका, अशोक के शिलालेख पुरातात्विक प्रमाण माने जाते हैं। ठीक है, मौर्य शासन व्यवस्था की स्थिति, तो मौर्य शासन व्यवस्था आपकी पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। आपके बीच में आपको याद रखना है कौटिल्य को चाणक्य का मार्गदर्शन कहते हैं एवं प्रशासनिक व्यवस्था प्रमुख रूप से उनकी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रांत जिला ग्राम व्यवस्था थी, जासूसी थी। मौर्य अर्थव्यवस्था किसकी थी, तो मौर्य अर्थव्यवस्था यानी मौर्य इकोनॉमिक्स कैसी थी, तो कृषि प्रमुख आधार थी। आप सभी को याद रखना है, कृषि प्रमुख आधार थी। राज्य द्वारा भूमिकर प्रमुख रूप से माना जाता है। व्यापार और उद्योग का विकास प्रमुख रूप से हुआ था। आप सभी यानी सिक्कों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता था। मौर्य समाज का धर्म, सोसाइटी एंड रिलीजन से क्या संबंध था, तो ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था थी प्रमुख रूप से। आप सभी यानी स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति आपकी सामान्य मानी जाती है। धार्मिक सहिष्णुता कैसी थी, तो अशोक का धर्म यानी अहिंसा, सहिष्णुता एंड आपकी माता पिता और गुरु का सम्मान प्रमुख रूप से किया जाता है। जीवन के प्रति दया की जाती थी। उद्देश्य नैतिक शासन करना। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण क्या था, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था आपके, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य, आर्थिक दबाव प्रमुख रूप से माना जाता है। उत्तर मौर्य काल को यानी पोस्ट मौर्य एज, तो उत्तर मौर्य काल के स्रोत आपके कौन से हो जाते हैं, अभिलेख, सिक्के, विदेशी यात्राओं के विवरण। ठीक है, प्रमुख शासक कौन से हो जाते हैं आपके पशुपति शुंग, तो पशुपति शुंग आपके शुंग वंश के संस्थापक थे। ब्राह्मण का धर्म का संरक्षण प्रमुख रूप से करते थे। गौतमी पुत्र कौन थे, गौतमी पुत्र सातवंश का शक्तिशाली शासक था। विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे जाता है कि रुद्रमन, रुद्रमन कौन थे, रुद्रमन आपके शासक थे। संस्कृति अभिलेख जैसे जूनागढ़ की प्रमुख वाणी जैसे कनिष्क आपके कुषाण वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे। इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का मुख्य से जो पालन किया था, यानी चौथी बौद्ध संगीति के संस्थापक रहे थे। ठीक है, व्यापार एवं आर्थिक संगठन, तो रहस्यम मार्ग प्रमुख से था। रोमन साम्राज्य से व्यापार श्रेणी प्रणाली प्रमुख से इनकी मानी जाती है। ठीक है, इस धर्म की इस संगठन की मानी जाती है। ठीक है, समाज एवं धर्म, समाज एवं धर्म क्या था, समाज बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार, महायान बौद्ध धर्म का होते हैं। ठीक है, कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड अर्चिकल्चर यानी स्थापत्य, तो गांधार कला आपकी यूनानी थी एंड मथुरा कला आपकी भारतीय शैली मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप यूनिट 4 को बिना किसी तरह की प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास एकदम सही तरीके से पसंद आएगी। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, आप मुझे यूनिट 4, तो यूनिट 4 के बारे में बात कीजिए, दक्षिण भारत का इतिहास, गुप्त काल या उत्तर गुप्त काल के बारे में यूनिट 4 में बताना है आप सभी को, तो आप बिना किसी देरी के बता देना। ठीक है, तो सुदूर दक्षिणी भारत का इतिहास था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फेयर साउथ यानी दक्षिणी भारत। ठीक है, तो मेघसिंह की संस्कृति कैसी थी, तो मेघसिंह की संस्कृति थी, मेघसिंह का अर्थ था आपका कि बड़े पत्थरों से बने स्मारक। यह संस्कृति दक्षिणी भारत में लोह युग से संबंधित है। मुख्य विशेषता है इसकी समाधि स्मारक प्रमुख रूप से मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि विशेषता लोहे के औजार थे, पशुपालन और कृषि काले बनगाड़ थे। ठीक है, सो आपकी नेक्स्ट आ जाता है कि संगम युग यानी संगम युग क्या था, तो संगम युग की बात की जाए, संगम युग संगम साहित्य कैसे आता था, आप कहेंगे कि तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य और 3 संगम की परंपरा थी। प्रमुख ग्रंथ आपकी एतुतो के पट्टू पाटू के होते हैं। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति आपके 3 प्रमुख राजवंश थे, आपके चोल, चेर और पांड्य थे। ठीक है, समाज क्या था, समाज आपकी एक जाति व्यवस्था कमजोर थी, नारी की स्थिति सम्मानजनक थी यानी कमजोर थी उनके से स्त्रियों के साथ भेदभाव प्रमुख रूप से किया जाता था। अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार से संबंधित थी। रोमन साम्राज्य से व्यापार किया जाता था। बंदरगाहों का विकास प्रमुख रूप से उस समय हुआ था। गुप्त काल यानी द गुप्त एज, तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप सभी को याद होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। राज्य का एवं राज्य परिषद सम्राट फिरोजता होता था। सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी। मंत्री परिषद और न्याय व्यवस्था की विकसित हुई थी। ठीक है, समाज एवं अर्थव्यवस्था क्या थी, तो समाज एवं अर्थव्यवस्था स्वर्ण व्यवस्था, मजबूत कृषि का विस्तार प्रमुख से किया गया था और आपकी भूमि अनुदान प्रथा थी। व्यापार और उद्योग का विकास प्रमुख से हुआ था। तो समाज एवं अर्थव्यवस्था के बारे में आप बिल्कुल जान सकते हो कि कला एवं स्थापत्य क्या था, कला एवं स्थापत्य आपके मंदिर निर्माण, अजंता की गुफाएं, मूर्तिकला का विकास इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं।
साहित्य तो साहित्य कालिदास की मुख्य शिल्प प्रमुख कविता है विज्ञान संकुलतम विशाखदत्त आपकी मुद्रा पुराणों का संकलन विज्ञान एवं तकनीक तो आर्यभट्ट खगोल विज्ञान जाने जाते हैं दशमलव प्रणाली शून्य की अवधारणा आयुर्वेद का विकास उत्तर गुप्तकालीन कार्य राज्य है तो इसके बारे में बात करने वाले हैं तो मुख्य विषय वर्धन वंश के आगे प्रमुख शासक हर्षवर्धन माने जाते हैं बौद्ध धर्म का संरक्षण इन्होंने प्रमुख रूप से किया था नालंदा विश्वविद्यालय का अनुदान प्रमुख से किया था चालुक्य वंश के आपके दक्षिण भारत में शक्तिशाली मंदिर स्थापत्य का विकास प्रमुख रूप से किया गया था चालुक्य वंश के द्वारा पल्लव आपकी महाबलीपुरम के रथ के मंदिर और कला व वास्तुकला में योगदान प्रमुख रूप से इन्होंने दिया था चोल शक्तिशाली नौसेना था एंड स्थानीय स्वशासन था और आपके इसमें उत्तर गुप्त काल में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन सामंतवाद का विकास व्यापार में गिरावट ग्राम व्यवस्था मजबूत जाति व्यवस्था कठोर मूर्तिकला का विकास डेवलपमेंट ऑफ द इकोग्राफी तो गंधार कला यूनानी प्रभाव बुद्ध की मानव आकृति मथुरा कला भारतीय शैली ठीक है तो आप स्थापत्य विकास किस प्रकार का था स्थापत्य विकास आपका स्तूप सांची सारनाथ एंड मंदिर स्थापत्य की कली नागर शैली आपकी उत्तर भारत में होती है द्रविड़ शैली आपकी दक्षिण भारत में होती है और आपकी मध्य भारत में आपकी मिश्रित इन दोनों की मिश्रित शैली को मध्य भारत में किया जाता है ठीक है आपको मध्य भारत में इसको प्रमुख रूप से याद रखना है ठीक है नेक्स्ट आती है प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय आपकी विशेषता तक्षशिला आपकी और नालंदा आपकी बौद्ध विक्रमशिला तंत्र विद्या आपकी प्रमुख से मानी जाती हैं तो अब यूनिट 4 हमने कंप्लीट कर लिया एकदम सही तरीके से अब यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट 20 वन लाइनर मिक्स में करेंगे आपके बीच में ठीक है मिक्स में है ठीक है 20 वन लाइनर क्वेश्चन तो आपके साहित्य और पुरातात्विक इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत कौन से है तो आप कहेंगे इतिहास के मुख्य स्रोत कितने होते हैं तो आप कहेंगे इतिहास के मुख्य स्रोत 2 माने जाते हैं आपका साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत PGW का पूरा नाम क्या था पेंटेडेड गरेव वेयर ठीक है आप सभी को याद रखना है ये फुल फॉर्म ये मैंने बताई थी आपको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या था इसमें आपकी कृषि की शुरुआत प्रमुख रूप से लोगों ने कर दी थी ठीक है कृषि की शुरुआत प्रमुख रूप से लोगों ने कर दी थी नेक्स्ट बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो ऐतिहासिक क्यों कहा जाता था आपको इसकी लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है ठीक है आप सभी को याद रखना है नेक्स्ट के बारे में बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा था आप कहेंगे मोहनजोदड़ो था ठीक है नेक्स्ट आगे विजय तक क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था आप कहेंगे ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ माना जाता है नेक्स्ट आगे विजय क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि सभा और समिति किस काल की संस्था थी तो आप कहेंगे वैदिक काल की संस्था मानी जाती है तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 16 महासमुद्र में सबसे शक्तिशाली कौन था तो आपके मगध प्रमुख रूप से सबसे शक्तिशाली माना जाता है ठीक है नेक्स्ट आगे विजय क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि सिंपली कि धार्मिक आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या था आपको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन प्रमुख से उनका कारण माना जाता है नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे कहेंगे महावीर स्वामी उनके 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से थे दुख और उसके निवारण ठीक है तो आप सभी को याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था ठीक है नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि अशोक का धर्म किस पर आधारित था तो आप कहेंगे अहिंसा और नैतिकता पर आधारित था और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बताता है कनिष्क किस वंश का शासक था आप कहेंगे कुषाण वंश का शासक प्रमुख रूप से था गांधार कला आपकी यूनानी थी ठीक है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था आपकी तमिल भाषा में लिखा गया आप सभी को याद रखना है नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल को श्रवण काल का युग क्यों कहा जाता है आप कहेंगे साहित्य और विज्ञान को उन्नति का मार्ग देने के कारण उसको कहा जाता है दशमलव प्रणाली में और शून्य की अवधारणा किस काल में विकसित हुई थी आपकी गुप्त काल में विकसित हुई थी नागर शैली आपकी उत्तर भारत में होती है नालंदा विश्वविद्यालय किस का प्रमुख केंद्र था आपके बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है अब 10 क्वेश्चन करने वाली आपकी जो 2 से 3 लाइन वाली तो वो भी मुख्य रूप से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आती है एग्जाम में पैटर्न आपकी मुख्य रूप से 10 क्वेश्चन 2 छोटी वाली आती है उसमें 5 क्वेश्चन 10 छोटी वाली आती हैं और 5 क्वेश्चन से थोड़ी सी मीडियम से थोड़ी सी 2 से 4 लाइन वाले आंसर आते हैं उसमें क्या कि आपकी परिभाषा पूछते हैं तो अभी क्वेश्चन आया कि इतिहास की साहित्यिक स्रोत से क्या जानकारी मिलती है साहित्य स्रोत से उस समय के समाज धर्म राजनीति और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है जैसे वेद उपनिषद आपके महाकाव्य के बारे में जानकारी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि प्रागैतिहासिक काल की मुख्य विशेषता क्या था प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या था इस काल में लिखित प्रमाण नहीं मिलते थे मानव शिकार और संग्रह वो पत्थर के आधार पर ही निर्भर करता था नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं बताएं नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था और जल निकास व्यवस्था अत्यंत विकसित थी पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से वहाँ पर किया गया था नेक्स्ट अभी क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व क्या था सभा और समिति आपके राजा की 2 पुत्रियां थी इनको कहा जाता था तो इसका मुख्य रूप से सभा या समिति
राजा को शासन में सलाह देने वाली संस्था थी, जैसे वैदिक काल में जनतांत्रिक तत्वों को दर्शाती है। नेक्स्ट आपकी विषय की था कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से थे? तो आपकी अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और प्रक्रिया प्रमुख से माने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नैतिक जीवन की स्थापना करना था। बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग मार्ग का मुख्य उद्देश्य था कि उद्देश्य दुख से मुक्ति दिलाना, और यह सही आचरण, विचार और जीवन पद्धति पर आधारित था। ठीक है। शोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नैतिकता, सहिष्णुता, अहिंसा पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण जीवन था। ठीक है। उत्तर मौर्य काल में व्यापार की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर मौर्य काल में व्यापार की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर इस काल में स्थलीय समुद्री व्यापार का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार संबंध प्रमुख रूप से हुआ था। संगम युग की अर्थव्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। तो संगम युग में कृषि और व्यापार प्रमुख थे। रोमन व्यापार से दक्षिण भारत में समृद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आता है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल में कला साहित्य, विज्ञान और प्रशासन में अभूतपूर्व विकास हुआ। इसी कारण से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आपके पीछे थोड़ा सा बड़ी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपको 200 वर्ड में इसका आंसर बताना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको बिना किसी देरी के और बिना किसी हिचकिचाहट के इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लर्निंग विद तेजल पर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना है और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रीड कर देता हूँ कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए 2 स्रोत प्रमुख से माने जाते हैं। साहित्य स्रोत होते हैं, एक आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं। साहित्य स्रोत में आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महाभारत, जैन, बौद्ध धर्म आते हैं। इन्हें तात्कालिक समाज में धर्म राजनीति के लिए अतिरिक्त माना जाता है। नेक्स्ट आपकी जो पुरातात्विक स्रोत में आपकी अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं और आपके स्मारक आ जाते हैं और आपकी मूर्तियाँ प्रभु से आती है। अशोक के शिलालेखों से मौर्य प्रशासन और धर्म नीति की जानकारी मिलती है। सिखों की शासकों और व्यापार आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी क्या थी, इसके बारे में आपको सिंपली बता देना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसकी बड़ी विशेषता है कि सुनियोजित आपका नगर व्यवस्था थी। यहाँ पर ग्रिड प्रणाली प्रमुख ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। सड़कों का जाल सीधा व चौड़ा था। ठीक है। आप सभी को याद रखना, पक्की ईंटों से बने मकान और उन्नत जल निकासी की प्रणाली प्रमुख से यहाँ पर थी। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था और कृषि और व्यापार पर आधारित थी। गेहूँ, जौ, कपास की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। जीवन में मातृ देवी पशुपति पूजा प्रमुख रूप से इनकी की जाती थी। इन महाराजों की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट आपने जाता है कि जैन और बौद्ध धर्म की उदय के कारणों का संक्षेप से वर्णन कीजिए। तो आपको सिंपली इसका वर्णन किस प्रकार करना है? तो इसका वर्णन सिंपली करना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का उदय कई सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ था। वैदिक काल में जटिल यज्ञ, कर्मकांड आपके और नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ है जो सरल और नैतिक धर्म चाहते थे। जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा, नैतिक आचरण और समानता पर बल दिया है। इन्हीं धर्मों ने जाति व्यवस्था को महंगी यज्ञों का निर्वाध दिया है। ठीक है। आप सभी को याद रखना है। सिंपली आपके जगह में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मौर्य प्रशासन प्राचीन भारत की सबसे संगठित शासन प्रणाली में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की थी आपके जिसमें सम्राट सर्वोच्च होता था। राज्यों को प्रांतों, जिलों, ग्रामों के विभाजित किया जाता था। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी नियुक्त होते थे। आप सबको याद रखना है। एंड मुख्य से कौटिल्य की अर्थशास्त्र के प्रश्न की कठोरता, जासूसी व्यवस्था आपकी एंड मुख्य से कर प्रणाली, न्याय आपकी प्रमुख से मानी जाती है। तो आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर इस गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उन्नति हुई है। राजनीतिक रूप आपको ये सिंपली आपको मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये 200 वर्ड का आंसर है। इसको 200 नहीं, इसका 500 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो वो क्वेश्चन आपके बीच में एग्जाम में आता है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। उम्मीद करते हैं कि यही दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। आप बिना किसी देरी के, बिना किसी हिचकिचाहट के इन क्वेश्चनों को करके आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख रूप से प्राचीन थी। 2500 ईसा के आसपास इसका जन्म होता है। और ये मुख्य से छोटे बड़े मकानों का होना, सामाजिक वर्गों के हितों का वर्णन, आर्थिक जीवन, मुख्य से सिंधु घाटी सभ्यता लोग कृषि, पशुपालन आदि के लिए आप सभी को देख लेना। तो इसका पीडीएफ आपको लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर उसको दिखा भी दूंगा कि कैसा है लर्निंग विद तेजल का टेलीग्राम चैनल। तो लर्निंग विद तेजल के इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना है, जिससे कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप एकदम सीधे कैसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है, जिससे कि आपको यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन पहले आपको इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर भी प्रमुख से जुड़ जाना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। आपका सिलेबस इसके अकॉर्डिंग हमने क्लास की थी। तो आप देख सकते हैं सिलेबस
तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको इसी तरीके से पसंद आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक शेयर भी करेंगे और अपने एक दोस्त के पास भी शेयर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में ऐसे तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।